Hello everyone and welcome to EduTap. You are watching the first video from the AFM component, Accounting and Financial Management component अंडर आर न्यू सीरीज अभ्यास 2024। इस सीरीज में हम आपके साथ जैब के चारों कंपोनेंट्स के जो एमसीक्यूज हैं आपकी मैकमिलन बुक्स में, वो एमसीक्यूज जो दिए गए हैं हर चैप्टर के बाद अपने चैप्टर के कंसेप्ट्स को टेस्ट करने के लिए, उन सभी एमसीक्यूज की रिवीजन आप लोगों के साथ इन सेशंस में हम लोग करने जा रहे हैं। एंड फॉर द एएफएम कंपोनेंट आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज एमसीक्यूज अलोंग विथ यू एंड टुडे इज द फर्स्ट वीडियो इन दिस सीरीज। और आज हम मॉड्यूल ए एएफएम कंपोनेंट के एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे। As you know, the module A has a lot many chapters and a lot many MCQs along with that. So in this particular video, this is the part 1, जहां पर हम फर्स्ट 5-6 चैप्टर्स के जो हैं मॉड्यूल ए में उनके एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। बट बिफोर proceeding ahead with the MCQs and their discussion, I would like to remind you that the JAB examinations are near, and if you are searching for a wonderful course as well as an affordable course जहां पर आपकी सभी प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होती हो, तो ये आपके लिए कोर्स हमने ऐसा डिजाइन किया है। इस कोर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस कोर्स को आप वहां पर जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। दिस कोर्स वी आर प्रोवाइडिंग यू विद लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वी आर प्रोवाइडिंग यू विद चैप्टर वाइज क्विजेस, चैप्टर वाइज रिविजन नोट्स, फुल लेंथ एमसीक्यू टेस्ट जैसे कि आपके एग्जाम में देखे जाते हैं, वैसे ही आपके 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर एवरी कंपोनेंट आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको 2023 में जो पूछे गए सवाल थे अलग अलग कंपोनेंट्स में, जो एग्जाम में एक्चुअली पूछे गए थे, उनको भी हम सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो एवरीथिंग इज देयर इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। इफ यू वांट टू एक्सप्लोर दिस, गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू विल फाइंड द लिंक देयर। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कोर्स आपके लिए है और आप इसको यूज करना चाहते हैं, देन यू कैन यूज द कोड JAB75। ये कोड जरूर यूज कर लीजिएगा, JIB75। यू विल गेट अ फ्लैट 75% डिस्काउंट ऑन द कोर्सेज दैट यू वांट टू अवेल एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन अलॉन्ग विद दैट। नाउ let us move ahead to the question number 1. The question number 1 is, which one of the following statements is correct about value accounting? Value accounting से जुड़ी हुई कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? एक एक करके चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इट इज द सेम एज कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑब्वियसली इट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि वैल्यू अकाउंटिंग की यहाँ पर बात हो रही है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। तो ये वैल्यू अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग के सेम नहीं होती। वैल्यू अकाउंटिंग इज अ मेथड और एन अप्रोच which can be used in cost accounting. कॉस्ट अकाउंटिंग में हम वैल्यू अकाउंटिंग का एक मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों सेम चीजें नहीं होती हैं। ठीक है। वैल्यू अकाउंटिंग इज यूज्ड टू इवैल्यूएट एंड कैप्चर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस इन मेकिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। वैल्यू अकाउंटिंग में हम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस को इवैल्यूएट करने की और कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। Option number C, it takes into account only the tangible contributions in making a product, and option number D takes into account only the intangible contributions in making of a product. अब यहाँ पर आप C and D ऑप्शंस दोनों को देख लें, दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, क्योंकि हमें tangible और intangible दोनों contributions को फाइंड आउट करना होता है। ओनली दी टेंजिबल एंड ओनली दी इंटेंजिबल, ये दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर हमारी इसलिए गलत हो जाएंगी। तो वैल्यू अकाउंटिंग क्या है? वैल्यू अकाउंटिंग इज बेसिकली अ मेथड अंडर विच वी फाइंड आउट द वैल्यू कॉन्ट्रीब्यूटेड by individual people or individual departments in a company towards the product। किसी भी प्रोडक्ट को जब मैं बना रहा हूं मेरी कंपनी के अंदर, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स उस प्रोडक्ट की वैल्यू में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट को रन करने में आपका क्या लगता है? कॉस्ट लगता है, राइट। सो अगर मैं पेन्स बना करके बेच रहा हूँ, आई एम मैन्युफैक्चरिंग पेन एंड सेलिंग इट इन द मार्केट, और उस पेन को बनाने के लिए एक मेरे पास एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है जहां पर एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेन्स टेक्स प्लेस। इसके अलावा मेरे पास एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है। ये क्या करता है? ये मेरे बनाए गए पेन्स को रैंडमली चेक करता है टू चेक वेदर दी क्वालिटी इज अप टू द मार्क और नॉट। और इसके क्वालिटी कंट्रोल के भी खर्चे आते हैं। यहाँ भी मैंने एम्प्लॉइज रखे हैं, उनको भी सैलरी देनी होती है, उनके ऑफिस के भी खर्चे होते हैं। इसके साथ हो सकता है मेरे पास एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। दिस मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवर्टाइजमेंट्स एंड एवरीथिंग, जिससे मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में कस्टमर्स को पता चलता है। इसके बाद मेरा हो सकता है मेरा एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑब्वियसली होगा, जहां पर मेरे सारे अकाउंट्स रखे जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं। तो अगर आप देखें मेरी कंपनी में खर्चे जो हैं, कॉस्ट है, कॉस्ट इज गोइंग फॉर एवरी डिपार्टमेंट, राइट। बट इफ आई ओनली से कि मेरे पेन को बनाने में जो कॉस्ट आती है वो सिर्फ इस मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए वैल्यू अकाउंटिंग में हम ये भी यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि वट एवर एक्सपेंडिचर इज बीइंग डन ऑन द क्वालिटी कंट्रोल, ऑन मार्केटिंग और अकाउंटिंग और अदर डिपार्टमेंट्स, वो किस तरीके से हम लोग कैप्चर कर सकें। ठीक है, तो वो आपका वैल्यू अकाउंटिंग है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का एक पार्ट होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इट ट्राइज टू इवैल्यूएट एंड कैप्चर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस इन मेकिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। इट टेक्स इनटू अकाउंट टेंजिबल कंट्रीब्यूशंस एज वेल एज इनटेंजिबल कॉन्ट्रीब्यूशंस। टेंजिबल कॉन्ट्रीब्यूशंस तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से आएंगी, और इनटेंजिबल कॉन्ट्रीब्यूशंस आपकी उन डिपार्टमेंट से आएंगी हु आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व विद मैन्युफैक्चरिंग बट आर कंट्रीब्यूटिंग टू द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर है?
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. Which one of the following statements is not correct about US GAAP, US Generally Accepted Accounting Principles के बारे में कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है? यूएस गैप के बारे में हमें ऑलरेडी क्या पता है? यूएस गैप इज बेसिकली अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, रूल्स विच आर फॉलोड बाय द अकाउंटेंट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और ये जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की जो एजेंसीज हैं, जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, इंक्लूडिंग द फेडरल रिजर्व विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जस्ट लाइक आरबीआई इन इंडिया, and also the SEC, the Security Exchanges Commission, which is like SEBI of India, the SEBI of United States is SEC. इसके साथ साथ जो टैक्स डिपार्टमेंट है, उनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो भी इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को मानता है. ठीक है, तो देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है. These are a collection of commonly followed accounting rules and standards for financial reporting. This is absolutely right. यहाँ पर स्टेटमेंट भी गलत नहीं है. Option number B. These have been adopted by the US Securities and Exchange Commission. This is also right. The US SEC also has adopted these gap. And जो भी companies, stock exchanges US के अंदर जो भी companies listed हैं, those companies they have to follow these particular US gap standards according to the mandate given by United States Security Exchange Commission. फिर आता है द मेन पर्पस ऑफ गैप इज टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड कंसिस्टेंसी. यस, ये एक बहुत बड़ा पर्पस है कि अकाउंटिंग के अंदर एक रूल्स आ जाए, स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए, कंसिस्टेंसी आ जाए और ट्रांसपेरेंसी प्रमोट हो. ऑप्शन नंबर डी. दीज प्रोवाइड डेफिनेट अश्योरेंस दैट द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम एरर्स और इंटेंडेड ओमिशंस. ये प्रिंसिपल्स हमें डेफिनेट अश्योरेंस देते हैं, सर्टेनिटी देते हैं कि कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ नहीं है, उनमें कोई एरर नहीं है या फिर कोई ओमिशंस नहीं है. बट हाउ कैन दे इंश्योर दिस? The gap or these are the only the rules. If you follow the rules, then your accounting statements will be transparent, they will be free from errors. But if you don't follow the rules, how can these standards assure कि आपके accounting statements सही होंगी? तो आप देख रहे हैं A, B, C ये तीनों statements तो बिल्कुल correct हैं. Last statement यहाँ पर गलत है. डेफिनेट एश्योरेंस इनसे हमें नहीं मिल पाएगा. अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, तब तो सब सही है. बट इफ यू डेलिबरेटली डू नॉट फॉलो, अगर आप जानबूझ के इनको फॉलो नहीं करते या जानबूझ के इंटेंडेड ओमिशंस लिखा है यहाँ पर, इंटेंडेड ओमिशंस मीन आप जानबूझकर कुछ चीजों को डिस्क्लोज नहीं कर रहे, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहे, देन ऑब्वियसली ये जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं वो फेयर नहीं होंगी, करेक्ट नहीं होंगी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following statements is correct about fair value accounting? ये भी हमारा सारा ही जो MCQs अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, all these are from chapter number 1 of the FM component where we are learning about the various types of accounting. कि financial accounting होती है, management accounting होती है, human resource accounting, cost accounting, value accounting, fair value accounting. उस तरीके से fair value accounting के बारे में आपको correct statements यहाँ पर identify करना है. Fair value accounting takes into account the current market value of only assets. Fair value accounting में हम किसी भी एसेट या किसी भी लायबिलिटी की करंट मार्केट वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं. While in financial accounting, the principle that we have read is कि financial accounting के अंदर हम करंट मार्केट वैल्यू हर चीज का रिकॉर्ड नहीं करते, हम उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं. That is the original price at which that asset was acquired or that liability was acquired. तो इस वजह से आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कॉमनली अभी जो हम यूज करते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग है, हिस्टोरिकल अकाउंटिंग है, हिस्टोरिकल वैल्यू है. लेकिन फेयर वैल्यू अकाउंटिंग में हम मार्केट वैल्यू यूज करते हैं. सो स्टेटमेंट नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, इट इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट. व्हाई? बिकॉज इट इज सेइंग ओनली एसेट्स. तो यहां इस वजह से गड़बड़ हो गया. फेयर वैल्यू अकाउंटिंग टेक्स इनटू अकाउंट द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ ओनली लायबिलिटीज. Again, this will be wrong. Option number C, presently this method of accounting enjoys very wide degree of acceptance. Obviously, this is not true. I already told you the commonly accepted practices कि हम historical accounting करेंगे, हम historical price को record करेंगे, ना कि current market price को. जैसे हमने देखा है ना, if you let us say if you buy a particular car and you buy the car for rupees 20 lakh, right? लेकिन उस कार की मार्केट में वैल्यू अगर फ्लक्चुएट हो गई किसी भी रीजन की वजह से, उस कार की डिमांड ज्यादा नहीं है तो उसकी प्राइस कम हो जाएगा. इफ दैट कार इज इन ह्यूज डिमांड देन ऑब्वियसली इट्स प्राइस इन द मार्केट इट विल बी इंक्रीज्ड. लेकिन मार्केट में उसके प्राइस का जो भी हो, मेरी अकाउंटिंग बुक्स के अंदर मैं उस कार का जो प्राइस है वो कितना रिकॉर्ड करूंगा? 20 लाख ही रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि यही प्राइस मैंने पे किया है टू एक्वायर दैट कार, राइट? आई विल डेप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ दिस कार अगेन अकॉर्डिंग टू दिस 20 लाख प्राइस, नॉट मोर नॉट लेस, राइट? फेयर वैल्यू अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज करंट वैल्यू अकाउंटिंग. अब ये स्टेटमेंट ओनली ऐसी स्टेटमेंट है जो यहां पर करेक्ट है. ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बनेगा. फेयर वैल्यू अकाउंटिंग इज करंट वैल्यू अकाउंटिंग, जहां पर हम करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट और द लायबिलिटी वी विल रिकॉर्ड दैट. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. IFRS स्टैंड्स फॉर व्हाट? IFRS की फुल फॉर्म क्या होती है? याद रखना है आपको इसको.
IFRS इज जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कुछ ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं जिनको अलग अलग कंट्रीज के अंदर जो है फॉलो किया जाता है, एंड दीज हैव बीन डिवाइज्ड इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलोड ऑल अक्रॉस द ग्लोब दे आर इन सिंक विद ईच अदर। वो एक दूसरे से बिल्कुल कंपैटिबल रहें, वो एक दूसरे को के अगेंस्ट ना रहें, ताकि आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में व्हेनेवर वी आर डूइंग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑन द ग्लोबल स्केल, तो अकाउंटिंग की प्रॉब्लम वहां पर ना आए। इसके लिए हमने क्या इशू किए, ग्लोब में ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन से स्टैंडर्ड चल रहे हैं? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS इज ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इन्हीं स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड इंडिया में हमने क्या बना दिए हैं? इंड AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। दीज आर बेस्ड ऑन IFRS, दीज आर नॉट कंप्लीटली IFRS, ये IFRS नहीं है, IFRS के ऊपर बेस्ड हमने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। तो बेसिकली हमने अपने जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको थोड़ा सा हमने रिकैलिब्रेट किया, कुछ नए स्टैंडर्ड्स उसके अंदर जोड़ दिए, कुछ पुराने स्टैंडर्ड्स मॉडिफाई कर दिए, ताकि हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, all scheduled commercial banks are required to comply with the Ind AS for preparing the financial statements from 1st April dash। जितने भी इंडिया के अंदर स्केड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं, जिनमें आप जैसे जो बहुत सारे बैंकर्स जो हैं वो जॉब करते हैं, उनको इंड एस फॉलो करने की डेडलाइन कब की दी गई है? 1 अप्रैल, विच ईयर दे हैव टू फॉलो द इंड एस? 2020, 2021, 2022 या नॉट येट डिसाइडेड? तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इट इज नॉट येट डिसाइडेड फॉर ऑल अदर कंपनीज एक्सेप्ट फॉर द बैंकिंग कंपनीज। बाकी जितनी कंपनीज हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर नेटवर्थ एंड ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज और नॉट, उनके लिए अलग अलग टाइमलाइन जो है वो डिसाइड कर दी गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जो बैंक्स हैं, दीज आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाई RBI। So because banks के अंदर accounting requirements थोड़ी अलग होती हैं as compared to other kinds of companies, the RBI has given a direction that banks, they will have to apply Ind AS in all their accounting statements, but no timeline has been given। इसमें कोई timeline पहले डिसाइड की गई थी कि 2021 से हम इसे करेंगे, लेकिन उसे पोस्टपोन कर दिया गया, फिर 22 में आई बात, वो भी पोस्टपोन कर दिया गया। नाउ देयर इज नो डेट लाइन इन द साइट, तो इस वजह से आंसर क्या बनेगा? इट इज नॉट येट डिसाइडेड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर स्टेटमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय व्हाट? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो स्टेटमेंट्स हैं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये किसके द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा, सेबी के द्वारा, या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सो ऑब्वियसली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, दे आर डिवाइज्ड एंड डिजाइन्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI। ऑटोनॉमस बॉडी है, और जो इंडिया के अंदर जो भी अकाउंटिंग का फंक्शन है, अकाउंटिंग की जो प्रैक्टिस है, इसका जो प्रोफेशन है, इसको एक तरीके से रेगुलेट करने वाला जो बॉडी है, दैट इज ICAI। और ICAI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डेलिब्रेट करके फॉर्मुलेट करता है, उनको बनाता है, एंड देन इट रिकमेंड्स दीज स्टैंडर्ड्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बेसिकली द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब एक और बॉडी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई है, जिसको हम बोलते हैं NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक है, और ये NFRA का काम बन गया है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इनको ICAI के साथ मिलकर के वो डिवाइस करते हैं, दे डिवाइस दी स्टैंडर्ड्स, दे कंप्लाई विद दी स्टैंडर्ड्स, एंड देन दे रिकमेंड दी स्टैंडर्ड्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है, उनको नोटिफाई करके फोर्स में लेकर आती है। क्लियर है? तो ये पूरा फंक्शन जो है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बनाता कौन है स्टैंडर्ड्स को? ICAI एंड NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक है, ये बेसिकली NFRA हैज बीन मेड इन कंटेक्स्ट ऑफ इंड एस। जो नए वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने जब उनको सिंक करने लगे हम IFRS से, तो हमने NFRA बनाया, और NFRA ने फिर उसके बाद ये जितने स्टैंडर्ड्स नए बने इंड एस, इनको नोटिफाई किया। किसको नोटिफाई किया? सेंट्रल गवर्नमेंट को, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री। और ये मिनिस्ट्री ही रेगुलेट करती है इंडिया में कंपनीज को। इसके बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट की COA इसको नोटिफाई करती है, बनाता कौन है? ICAI एंड NFRA, एंड नोटिफिकेशन इज डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जब नोटिफिकेशन हो जाती है, इसके बाद वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो एक तरीके से प्रैक्टिस में आ जाते हैं, और उनको फॉलो करना रूल बन जाता है फॉर ऑल द कंपनीज। इसमें कुछ और एजेंसीज भी इन्वॉल्व होगी, जैसे सेबी। सेबी इज अ रेगुलेटर फॉर पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज एंड स्टॉक एक्सचेंजेस। तो जो कंपनीज पब्लिकली लिस्टेड हैं, बॉम्बे या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या इंडिया में किसी भी दूसरे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अगर वो लिस्ट हो रही हैं, तो उनको एडिशनल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं, उसका गाइडलाइन कौन देता है? वो सेबी देता है। सिमिलरली बैंक्स
चाहे वो लिस्टेड हो या ना लिस्टेड हो, बैंकिंग कंपनीज दे आर अंडर द रेगुलेशन ऑफ आरबीआई. सो आरबीआई विल टेल देम कि विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू फॉलो और विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू नॉट फॉलो. ठीक है, तो अलग अलग एजेंसीज के हिसाब से, आपके रेगुलेटर्स के हिसाब से भी आपकी जो नोटिफाइंग अथॉरिटी है वो चेंज हो सकती है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following is or are the main principle of double entry system? Double entry system का main principle क्या है? Every business transaction has two aspects, one of receiving the benefit and the other of giving it. Obviously, it is correct. Whenever we are talking of an economic transaction, it involves give and take. You receive one thing, you give one thing, right? And that thing is the benefit for you. You receive a benefit, and you also you give the benefit to the other party. Clear? For every transaction, two parties must be interested. Yes, at least two parties should be interested, or more than two parties can also be interested. The transaction can happen between more than two parties, but at least two parties should be there. Next, the twofold effect of a business transaction is recorded by debiting one account and crediting the other account at the same time. तो आप जो अकाउंटिंग के अंदर है कि प्रिंसिपल फॉलो करते हैं डबल फोल्ड इंपैक्ट का, ये टू फोल्ड इंपैक्ट will be recorded by debiting the one account in our account books and crediting the other account at the same time. So whenever an economic transaction is recorded, one account is debited and other is credited, and there can be more than two accounts involved also, that one is debited, two or more than two are credited, one is credited or two or more than two are debited. This can also happen, but at least one account will be on debit side and one account will be on credit side. Clear? So all of these are the main principles of double entry system, and correct answer will become option number D. तो इसीलिए हम बोलते हैं जब भी हम डबल एंट्री की बात करेंगे, इसमें क्या होता है, लेन देन, कुछ आप लेंगे कुछ आप देंगे. इसी वजह से जो भी चीज आप लोग लेने वाले हैं उसके लिए आप लोग डेबिट वाला सिस्टम यूज करते हैं, और अगर आप कुछ देने वाले हैं तो आप क्रेडिट वाला अकाउंट उसमें क्रेडिट कर देते हैं. ठीक है, तो हर ट्रांजैक्शन के साथ ही होने वाला काम होगा. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द नीड टू ब्रिंग इन स्टैंडर्डाइजेशन इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? क्यों चाहिए? अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की हम बात करें, ये रूल्स है, स्टैंडर्ड्स बनाने की जरूरत है क्यों? व्हाट इज द नीड ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? तो इट इज अ वेरी कॉमन सेंसिकल आंसर. To bring in consistency. What do you mean by consistency? We want that all the companies and businesses in at least one country, they should follow same set of rules of accounting, so that we can compare their accounting information and we can find out कि कौन सी कंपनी बेटर कर रही है या कौन सी कंपनी बेटर नहीं कर रही है. तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. इसके अलावा फॉर वन कंपनी ऑल्सो, इफ वी वांट टू कंपेयर देयर परफॉर्मेंस विद देयर पास्ट परफॉर्मेंस, I want to know the company's performance in 2024 and compare it with the performance of 2023 of the same company. Then also I need to make sure कि 2023 में जिस रूल से अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनी थी उसी रूल को फॉलो करके 2024 में भी बनाई गई हैं. Then only I can compare them. If the both the year accounting statements are using different set of rules, then obviously I cannot compare them, right? To ensure transparency, yes, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अगर स्टैंडर्ड रहेंगे और वो रूल सबको पता रहेंगे, देन एवरीवन कैन गो एंड चेक द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनीज एंड इट विल ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी. कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कंसिस्टेंसी क्यों चाहिए, कंपेरेबिलिटी को प्रमोट करना वो भी हमारा सबसे बड़ा एक ऑब्जेक्टिव होता है. सो ऑल ऑफ दीज आर द नीड टू ब्रिंग इन स्टैंडर्डाइजेशन इन अकाउंटिंग. करेक्ट आंसर अगेन विल बी ऑप्शन नंबर डी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9. The going concern concept means that what? Going concern is a very fundamental accounting assumption. Assumption का मतलब ऐसा एक अनुमान होता है जिसको आपने मान लिया है कि ये बात सच है. और assumption में, going concern में, what do we assume? हम क्या मान लेते हैं? हम ये मान लेते हैं that the business that we are talking about, that business is a going concern. That means that business will function or remain functioning for foreseeable future. यानी कि आगे आने वाले भविष्य में, जब तक हमें भविष्य का पता है, ये बिजनेस चलता रहेगा. ये बिजनेस हमें कब बंद होगा ऐसा पता नहीं है. ठीक है, सो लेट अस से देयर इज अ टेम्पररी बिजनेस बीइंग सेट अप. गवर्नमेंट यूजुअली डज दैट, मेकिंग अ स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर सम स्पेशल प्रोजेक्ट्स. लेट अस से गवर्नमेंट को अहमदाबाद से मुंबई का मेट्रो बनाना है, राइट? मेट्रो नहीं, बुलेट ट्रेन बनाना है. अहमदाबाद टू मुंबई देयर इज गोइंग टू बी अ बुलेट ट्रेन रनिंग. टू मैन्युफैक्चर दिस एंटायर नेटवर्क, बुलेट ट्रेन के कोचेस बनाने के लिए, बुलेट ट्रेन के ट्रैक बनाने के लिए, रेलवे स्टेशन बनाने के लिए, एवरीथिंग, लेट अस सी द गवर्नमेंट हैज मेड अ स्पेशल कंपनी. गवर्नमेंट हैज इनकॉर्पोरेटेड, लेट अस से, एन XYZ स्पेशल कंपनी, XYZ लिमिटेड, राइट? एंड द फंक्शन ऑफ दिस XYZ लिमिटेड इज वेरी सिंपल, टू कंस्ट्रक्ट दैट बुलेट ट्रेन. तो यहां पर जब तक वो बुलेट ट्रेन बनती नहीं, ये XYZ फंक्शनिंग में रहेगा. जब बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट बनकर कंप्लीट हो जाएगा, देन दिस XYZ विल बी लिक्विफाइड और ये कंपनी बंद कर दी जाएगी. Then we cannot say that XYZ is a going concern, because we know कि फोर्सेबल फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट की एक टाइमलाइन होगी, प्रोजेक्ट तब कंप्लीट हो जाएगा एंड देन दिस कंपनी विल सीज टू फंक्शन, ये कंपनी तब बंद हो जाएगी.
बट देर आर वेरियस अदर कंपनीज लाइक रिलायंस, लाइक एवरी अदर कंपनी, मेजर कंपनी, जिसके बारे में पता है कि ये कंपनी चलती रहेगी जब तक ये फ्यूचर में है, इसका प्रॉफिट है, तब तक ये कंपनी चलती रहेगी, राइट? तो ऐसे ही हम कंपनी को बोलते हैं दिस कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न, हम इसे अजम्पशन मानकर चलते हैं, ठीक है? सो द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मींस द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म आर एनफ टू सस्टेन द ऑपरेशंस। नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनी अगर चलती रहेगी तो हम ये मानकर चलते हैं। ओनर्स ऑफ द फर्म आर डिफरेंट देन द फर्म, ये भी गोइंग कंसर्न नहीं है, ये बेसिकली आपका बिजनेस एंटिटी का कंसेप्ट होता है दैट वी अज्यूम एंड वी ट्रीट द ओनर्स एज अ सेपरेट एंटिटी एंड देयर कंपनी एज अ सेपरेट एंटिटी. The firm will be continuing in operations at least in near future. Yes, this is the main meaning of going concern कि फ्यूचर के अंदर ये जो फर्म है वो अपना काम करता रहेगा. Business of the firm relates to a segment which is going very well. Again, this is not required. So correct answer is option number C. The firm will be continuing operations at least in the near future. Next is question number 10. Which one of the following statements about cash book is not correct? Cash book के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है? फटाफट से चारों स्टेटमेंट्स को एक बार पढ़ लेते हैं. It keeps records of all cash transactions, that is cash receipts and cash payments. Yes, कैश बुक के अंदर कोई कैश रिसीट करें या हम कैश पे करें उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं. It is divided into two sides, debit and credit. कैश बुक के अंदर दो साइड होती है, डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है. All receipts are recorded on the credit side. जितना भी कैश रिसीव होता है वो हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं. इट इज अ जर्नल एज वेल एज अ लेजर. ये जर्नल की तरह भी काम करता है, लेजर की तरह भी काम करता है. अब यहाँ पर चारों स्टेटमेंट्स को आप एक बार ध्यान से सोच लीजिए. पॉज द वीडियो फॉर अ फ्यू सेकंड्स एंड थिंक अबाउट द आंसर एंड देन गिव मी द आंसर क्या होने जा रहा है, क्योंकि आंसर अभी मैं आपको बता दूंगा. आंसर क्या है देखिए. रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल कैश ट्रांजैक्शंस, एब्सोल्युटली राइट. कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स वी डू दैट, वी रिकॉर्ड दैट इन दी कैश बुक. और कैश बुक के अंदर ही हम ओरिजिनल एंट्री भी करते हैं और यही एंट्री फाइनल भी होती है. बिकॉज कैश बुक में आप सारी कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो फॉर द फर्स्ट टाइम. द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इटसेल्फ एंड दिस कैश बुक इज ऑल्सो बेसिकली अ लेजर अकाउंट ऑफ कैश. ये एक तरीके से आपका लेजर का भी काम कर रहा है, तो इसीलिए ये आपकी लेजर भी है और जर्नल भी है. तो ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट हो रहा है. इसके बाद कैश बुक के अंदर जब आप कैश रिसीव करते हैं आप कैश को डेबिट करते हैं बिकॉज कैश इज अ रियल अकाउंट, राइट? कैश बुक एंड कैश इज अ रियल एसेट, एसेट है वो और रियल अकाउंट है. और रियल अकाउंट के अंदर वट एवर कम्स इन इज डेबिटेड. याद है ना गोल्डन रूल्स आपको? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. So when you receive the cash, cash comes in, it will be debited. When you pay cash, cash goes out, it will be credited. So all receipts are recorded on the credit side. This is wrong. यहां पर ऑल रिसीट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड होना चाहिए था, या फिर ऑल पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होती. इसीलिए अभी स्टेटमेंट ये करेक्ट नहीं है एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. इट हैज बीन, द क्वेश्चन इज आस्किंग अस फॉर नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल? अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट नहीं है, तो अकाउंटिंग साइकिल मेरे साथ एक बार रिवाइज करिए. अकाउंटिंग साइकिल सबसे पहले किस चीज से स्टार्ट होती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम रिकॉर्डिंग. You record the transaction into your journals based on vouchers. ठीक है, ये आपके रिकॉर्डिंग होती है. रिकॉर्डिंग के बाद व्हाट यू डू इज यू क्लासिफाई योर ट्रांजैक्शंस. These entries which are recorded in journals, they are classified based on the type of the entry and the type of the account impacted. इसीलिए आप सभी एंट्रीज के जो इम्पैक्ट है उनको लेजर अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हो. तो कैश अकाउंट, जिन जिन एंट्रीज में कैश अकाउंट इन्वॉल्व है वो कैश अकाउंट में जाती हैं. जिन एंट्रीज में कोई आपका लायबिलिटी अकाउंट इन्वॉल्व है वो उन अकाउंट्स में जाते हैं. ऑल द एंट्रीज इन विच सेल्स इज बीइंग डन वो आपके सेल्स अकाउंट में जाते हैं. तो इसीलिए आपके लेजर अकाउंट्स में क्लासिफिकेशन हो जाती है. देन आफ्टर दैट यू समराइज द इंफॉर्मेशन इन ऑल द लेजर अकाउंट्स थ्रू योर बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट. तो साइकिल क्या हो गई? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग. देयर इज नो यहां पर आप देखिए प्रिपेयरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग. तो ऑप्शन क्या बनेगा? प्रिपेयरिंग. देयर इज नो प्रिपेयरिंग इन दिस अकाउंटिंग साइकिल, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, दीज आर द थ्री फंडामेंटल functions that we do in an accounting cycle. Next is question number 12. Which of the following statements about journal and ledger is not correct? journal और ledger के बारे में क्या स्टेटमेंट गलत है? ध्यान से चारों स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं. ये चीज आपको ध्यान रखनी है एग्जाम में भी. Very fundamentally, if you are going into the exam, make sure that you read all the 4 options before checking one option or ticking one option. किसी भी ऑप्शन को चूज करने से पहले चारों ऑप्शंस को एक बार जरूर पढ़िए. It might happen that you start reading your options and the option number A you have read and you are 100% sure that this option number A is the correct answer. But still, how much time will it take?
only hardly 30 seconds or 40 seconds more in order to learn or read the next three statements. तो next three options को पढ़ने में ज्यादा समय आपका नहीं जाता है, एक नजर उन पे जरूर मार लीजिए. Many a times it happens that the option that we are 100% confident about, that option number A is the correct answer. It might happen that when you read the option number C or option number D, you might feel that this is a much better option. तो इस वजह से कोई सिली मिस्टेक आपकी ना हो, आप चारों ऑप्शंस को पढ़कर फिर अपना आंसर जो है वो चूज करिएगा. ठीक है. Option number A, the term posting means transferring the debit and credit items from the journal to the respective accounts in the ledger. This is absolutely right. This is what posting means. The journal entries, they are transferred into the ledger accounts. This is as posting into the ledger account. The journal is a book for chronological record, while the ledger is a book for analytical record. This is also correct. Journal entries are recorded on the chronological basis. Entries done first, they are recorded first. Entries done on a later date, they are recorded on a later date. But ledger के अंदर ये कोई जरूरी नहीं है कि chronological order maintain रखा जाए, वहां पर आपका analytical record जो है वो maintain होता है. Option number C, journal is more reliable as compared to the ledger. लेजर से ज्यादा रिलायबल जर्नल होता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज जर्नल इज द ओरिजिनल एंट्री बुक एंड द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल बेस्ड ऑन वाउचर्स. तो ये भी एक रीजन होता है, वाउचर्स के बेसिस पे आप जर्नलाइज करते हैं ट्रांजैक्शंस को, एंड वाउचर्स आर बेसिकली द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विच इज द प्रूफ ऑफ द ट्रांजैक्शन. सो देयर इज अ चांस दैट जर्नल में एंट्रीज जो है वो आपकी करेक्ट होंगी. एरर्स माइट क्रीप इन व्हाइल पोस्टिंग द एंट्रीज फ्रॉम जर्नल इनटू द लेजर. लेजर में एंट्रीज डालते वक्त आपसे कुछ गलती हो सकती है, इसलिए आपके जर्नल ज्यादा रिलायबल होते हैं. Option number D, the ledger is the book of first entry. This is wrong. The book of first entry is your journal. Ledger is the book of final entry. Right? So correct answer is option number D. This is the wrong statement. Question number 13. Any limited company's account is an example of what? आपके पास जिस भी लिमिटेड कंपनी का अगर अकाउंट बना हुआ है तो ये किस तरीके का अकाउंट है? ये नॉमिनल अकाउंट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है. So we have read about the three types of accounts that we see according to the traditional classification of accounts. वो three types of accounts क्या होते हैं? Real account, personal account, and your nominal accounts. The simplest accounts to identify, in my opinion, here are your nominal and real accounts. Nominal accounts में simple है, कोई भी account जो किसी expense को show कर रहा है or which is showing basically income or revenue, it is a nominal account. So sales account is recording the income that you get after making a sale, तो वो आपका nominal account है. Similarly आपके expense account में salary paid account, wages paid account, commission paid account, interest paid account, वो आपका क्या है? वो आपका nominal account होता है because it is recording an expenditure of some kind. Real accounts are your assets. आपके एसेट्स चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, फिजिकल एसेट्स हो या नॉन फिजिकल एसेट्स हो, डिजिटल एसेट्स हो, आईपी एसेट्स हो, ये आपके रियल अकाउंट्स होते हैं. पर्सनल अकाउंट्स में थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको इसलिए आती है क्योंकि यहां पर आपके कुछ तो नेचुरल पर्सन होते हैं, लाइक मी एंड यू, हमारे नाम से अगर अकाउंट है तो वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है. अगर कंपनीज के नाम से अकाउंट है तो वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है. इन दिस केस ऑल्सो एनी लिमिटेड कंपनी अकाउंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. ठीक है. सो अकाउंट अगर आपने रिलायंस के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया है, टाटा टीसीएस के साथ कोई ट्रांजैक्शन है, इंडियन रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ कोई ट्रांजैक्शन है, तो ये सभी जो कंपनीज हैं दे आर बेसिकली आर्टिफिशियल पर्संस. So the accounts in their name, they are artificial personal accounts. The third type of personal account is a representative personal account. Representative personal account is a type of account which is basically representing one or more than one natural persons or artificial persons. ये यूजुअली अकाउंट जो है वो हमारे ऐसे चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए होता है विच आर योर लायबिलिटीज ड्यू ऑन सम अदर पीपल और योर एसेट्स विच आर ड्यू टू सम अदर पीपल. तो इस वजह से इन अकाउंट्स को हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं. जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, रेंट प्रीपेड अकाउंट और रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट. तो ऐसे जो कुछ अकाउंट्स होते हैं ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं. हालांकि इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वी केम अप विद अ मॉडर्न क्लासिफिकेशन वेयर वी क्लासिफाई द अकाउंट्स इनटू 5 टाइप्स. दीज आर कैपिटल अकाउंट, एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट and your expenditure account and revenue account. So here we have basically divided the nominal accounts into expenditure and revenue accounts. The real account has been transferred as asset account and your personal accounts, they are now diverted into capital or liability accounts, right? Next is question number 14.
गुडविल एंड ट्रेडमार्क्स आर एग्जांपल ऑफ व्हाट? गुडविल और ट्रेडमार्क एक किसी भी कंपनी के लिए क्या होता है? क्या ये कोई पर्सन है? क्या ये कोई खर्चा है? क्या ये कोई इनकम है? नहीं, दिस इज बेसिकली एसेट, इट इज एन इनटेंजिबल एसेट, राइट? तो ये हमारा एक रियल अकाउंट का टाइप बनेगा। हम इसको और अगर स्पेसिफिकली बोले तो वी विल कॉल इट एन इनटेंजिबल रियल अकाउंट, right? Because goodwill and trademarks, these are assets, we use these assets for some economic benefit, इनसे हमें कुछ इकोनॉमिक फायदा होता है, ठीक है? नेक्स्ट इज again a reminder for the course, and if you are enjoying this session, if you are enjoying the MCQs that we are discussing with you till now, please, I request every one of you to like this video and share this with among with your aspirants, your fellow colleagues who are also preparing for the JIV examination. Doing this, you can not only help them revising the MCQs in your Macmillan book, but also you can guide them to a very good course which they might like, and they might use this course in order to better their preparation for the examination of JIB being conducted in 2024. तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को भी लाइक करिए, शेयर करिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब किए बिना आप लोग यहाँ से मत जाइएगा, ठीक है? और ये कोर्स को भी अगर आप एक बार एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आई वुड अगेन रिकमेंड, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आफ्टर concluding this lecture, and explore the course. If you want, you can use these services to make your preparation for the JIV examination much more better, much more complete. Next is question number 15. Now we are on to the topic of bank reconciliation. तो अब यहाँ पर बैंक reconciliation की बात कर लेते हैं. Which of the following is not a feature of bank reconciliation statement? The BRS helps in arriving at the actual position of the bank balance. BRS is prepared by the bank. BRS will record any delays in clearing, and BRS helps in fraud detection of checks. So bank reconciliation क्यों की जाती है, ये statement क्यों बनाई जाती है? Because we want to account for any mismatches between the cash account that we are preparing at our own end and the bank statement or the account statement which has been prepared by bank for my bank account. तो एक अपना कैश ट्रांजैक्शंस का एक हिसाब किताब मैंने अपने पास रखा है, और एक हिसाब किताब बैंक ने अपने पास रखा है, जो वो मेरे बैंक अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है. तो अगर इन दोनों हिसाब किताब में, इन दोनों रिकॉर्ड्स के अंदर कोई भी मिसमैच है, तो उस मिसमैच क्यों है, क्या रीजन है उसका, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन के स्टेटमेंट्स को डिवाइस करते हैं. तो यहाँ बीआरएस विल हेल्प अस इन अराइविंग एट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बैंक बैलेंस. दिस इज राइट. बैंक बैलेंस में एक्चुअली क्या पोजीशन है हमारी, वो हमें बीआरएस के बाद पता चलता है. BRS will record any delay in clearing, हमारे चेक्स क्लियर होने में, हमारी ट्रांजैक्शंस का क्लियर होने में, एंड द बैलेंस टू बी रिफ्लेक्टेड इनटू आवर ओन अकाउंट्स. देयर माइट बी सम डिले, कुछ दिनों का डिले होता है उसमें. तो इस डिले को रिकॉर्ड करने के लिए भी BRS काम आता है. BRS में हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी हमारी ऐसी ट्रांजैक्शंस है जो अभी डिले में चल रही हैं एंड विच आर नॉट एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग इन आवर बैंक अकाउंट. BRS हेल्प्स इन फ्रॉड डिटेक्शन ऑफ चेक्स. यस, अगर आपके चेक्स बाउंस हो रहे हैं, आप जिन चेक्स को ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हो अपनी कैश बुक के अंदर, these checks, are they real or not? This will only be find out by the banks. Once the bank tries to clear the check and they find out that this check was a fraud check, तो उसके बारे में भी आपको BRS प्रिपेयर करके ही पता चलेगा. तो यहां पर कौन सी स्टेटमेंट गलत है? BRS is prepared by the bank. Obviously this is wrong. Bank will not prepare BRS. Bank will only prepare the passbook. आप लोग क्या बनाते हैं, अपने कस्टमर्स का पासबुक बनाते हैं, ठीक है? ये कस्टमर का काम है कि वो ये चेक करे कि आपकी पासबुक में, यानी कि बैंक पासबुक में और कस्टमर के अपने रिकॉर्ड्स में कोई मिसमैच है या नहीं है. सो द कस्टमर विल प्रिपेयर द BRS फॉर हिज ओन अकाउंट. सिमिलरली यू विल प्रिपेयर BRS फॉर योर ओन अकाउंट, नॉट द बैंक. बैंक विल नॉट डू इट, राइट? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट, अ बैंक स्टेटमेंट इज अ कॉपी ऑफ व्हाट? अ कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक्स बुक, कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, कैश कॉलम ऑफ द बैंक बुक, और नन ऑफ द अबव. ऑब्वियसली इट इज अ कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक्स बुक. बैंक के अपने अकाउंट्स में उस कस्टमर का जो अकाउंट बना हुआ था, उस अकाउंट के अंदर क्या ट्रांजैक्शंस हैं, डेबिट है, क्रेडिट है, बैलेंस है, ये सारी चीजें हमें बैंक स्टेटमेंट से पता चलती हैं. क्लियर है? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17. Reconciliation of overcasting on receipts side of the cash book will do what? क्या हुआ क्या? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए. These questions are the applied questions, and it is very important that while answering such kinds of questions in the exam, you need to be mentally very alert. You need to be mentally very active, and that is why it is important that while going for our examinations, in your JAB examinations, make sure that you are following a very alert kind of a lifestyle. उस टाइम पर एटलीस्ट आप ऐसा हो, क्योंकि वो जो एग्जाम होते हैं वो कब होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है, संडेज एंड सैटरडेज को एग्जाम होने वाले हैं. एंड द एग्जाम्स आर शेड्यूल्ड इन द मंथ ऑफ May and June. May last week, June first week. Especially in India, a tropical country like ours, the temperatures at that time, they will be very high.
the climate at that time, the weather at that time might not be very conducive in different parts of the country. गर्मी ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी जो है वो साउथ इंडिया में कहीं ज्यादा हो जाती है, नॉर्थ इंडिया में द ड्राइनेस इज एट इट्स पीक. तो इस टाइम पर थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए, अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखते हुए, अपनी स्लीप साइकिल का ध्यान रखते हुए, ये सब ध्यान रखते हुए आपको एग्जाम देना है. तो थोड़ा मेंटली अलर्ट रहकर दीजिएगा. ये एक साइड ट्रैक हो गए हम वाइल डिस्कसिंग एमसीक्यूज, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो, राइट? ऑब्वियसली नाउ डेज वी आर ऑल्सो नॉट दैट यंग. The age that we had a few years back, whenever we were 20-25 years of age, we were very energetic, we were giving examinations at our peak. but अब जो है हम में से कई लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी एजेड हो चुके हैं. मैं बुढ़ा नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन हाँ, हमारी एज जो है वो एक थ्रेशोल्ड को पार कर चुकी है जब हमें थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर भी कॉन्शियस रहना पड़ेगा while preparing for such examination, right? Now coming to the point, if the receipt side of the cash book has an overcasting का मतलब है an amount which is more than the actual amount has been recorded. The amount to be recorded was, let us say, 90, but by mistake you recorded 900. Then this is an overcasting. आपने overcast कर दिया है, अपने transaction के actual amount को बढ़ा करके लिख दिया है. Undercasting is the exact opposite. If the amount to be recorded is 90 and by mistake I recorded it to be 89 or 9 only, then it will be undercasting because मैंने actual से कम amount को record कर दिया है. तो यहां पर क्या हुआ, overcasting हो गई है receipt side के ऊपर. हमने रिसीट जितनी लिया उससे ज्यादा रिसीट दिखा दी. तो अब हम क्या करेंगे, इससे हमारा जो है क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? इट इंक्रीजेस द बैलेंस इन द कैश बुक, इट इंक्रीजेस द बैलेंस इन द पासबुक, it decreases the balance in the cash book or it decreases the balance in the passbook. Now there will be no effect on passbook. पासबुक में तभी कुछ होता है जब हम बैंक के अंदर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं. बट हियर व्हाट इज हैपनिंग, आई हैव रिसीव्ड सम अमाउंट ऑफ मनी एंड आई हैव रिकॉर्डेड इट इन कैश बुक, राइट? So there will be no impact on passbook. I can eliminate option number B and option number D. Now I have to find out whether the balance in cash book has increased or decreased. So in receipt side, I have overcasted. Obviously, my cash balance will increase, right? It will be increased. So reconciliation अगर इसकी करनी है तो मुझे वो बैलेंस डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, मैंने 90 रुपीज रिकॉर्ड करना था, बट आई रिकॉर्डेड 900. So an extra amount of 810 rupees I have recorded. This is the excess amount. ये अमाउंट होना नहीं चाहिए बैंक हमारी कैश बुक के अंदर, बिकॉज दिस इज दी रॉन्ग अमाउंट. तो 810 से मुझे अपना बैलेंस जो है वो डिक्रीज करना पड़ेगा. सो द रिकंसिलेशन इफ आई वांट टू करेक्ट दिस ओवरकास्टिंग, आई विल हैव टू डिक्रीज द बैलेंस ऑफ माय कैश बुक. Therefore correct answer is option number C. I hope this is clear to you. Whenever there is an overcasting, it will be resolved, it will be corrected by reducing the balance, because actually मैंने गड़बड़ क्या किया, बैलेंस बढ़ा करके लिख दिया. Similarly, if I undercast, I will have to increase the balance by the amount by which I have undercast the receipt or the payment. Clear? Next, question number 18 देखिए. If X is a credit balance in cash book carried forward on the debit side, then reconciliation is what? हुआ क्या, मेरी कैश बुक के अंदर there was a credit balance of X. I had to carry it forward. The carrying forward of this balance X should have been again on the credit side of the cash book, क्योंकि कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस बचा है, एक साल खत्म हो गया. नेक्स्ट ईयर जब मुझे अपनी कैश बुक स्टार्ट करनी है तो मुझे लास्ट ईयर का बैलेंस लाना पड़ेगा, बट वो क्रेडिट साइड पे आना चाहिए था, मैंने डेबिट साइड पे डाल दिया. तो अब इसे करेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, आई हैव टू डू टू थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन द डेबिट साइड देयर वाज नो बैलेंस, आई ब्रॉट एन एक्स बैलेंस ऑन डेबिट साइड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू रिमूव दिस बैलेंस फ्रॉम द डेबिट साइड. डेबिट साइड में कोई बैलेंस नहीं होना चाहिए ना, लेकिन मैंने एक बैलेंस गलती से लाया तो उसे हटाना पड़ेगा. उसके बाद देयर इज नो बैलेंस ऑन क्रेडिट साइड, बट देयर शुड बी बैलेंस. क्रेडिट साइड में एक्स बैलेंस होना चाहिए था, तो मुझे क्रेडिट साइड में एक्स बैलेंस डालना पड़ेगा. तो ये कैसे काम करेंगे हम, हाउ डू वी डू इट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रेडिट एक्स अमाउंट. उससे क्या होगा, क्रेडिट साइड में बैलेंस आ गया. देन आई विल अगेन हैव टू डेबिट क्रेडिट एक्स अमाउंट, ताकि ये जो डेबिट में एक्स चला गया था वो मेरा नलीफाई हो जाए. डेबिट को कैंसिल करने के लिए उसे क्रेडिट करना पड़ता है, तो एक्स अमाउंट यहां से हटाना है तो उसके लिए भी एक्स क्रेडिट करना पड़ेगा, और ओरिजिनली भी एक्स चाहिए था. सो बेसिकली आई विल हैव टू क्रेडिट 2x. so casting 2x on the credit side of the cash book is going to help us, right? Casting 2x on the debit side of the cash book is wrong. Correct answer is option number B, casting 2x on the credit side of the cash book. ऑप्शन नंबर बी हियर इज द राइट आंसर. आई होप यू गेट दिस. क्रेडिट बैलेंस था, उसको हमने डेबिट बैलेंस के तौर पे उसको फॉरवर्ड कर दिया. अब अगर मुझे इसको रिकंसाइल करना है तो मुझे जो क्रेडिट साइड है कैश बुक की, वहां पर 2x कास्ट करना पड़ेगा, जिससे आई कैन रिमूव द इफेक्ट ऑफ x ऑन डेबिट साइड एंड आई कैन इंक्लूड द x बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड, जो हमें एक्चुअल में चाहिए था. क्लियर हो गया? नाउ
क्वेश्चन नंबर 19, direct deposit by a customer in the bank with no overdraft facility will do what? There has been a deposit being made in the bank, there is no overdraft facility in the bank and direct deposit by a customer has been done. अब जब मैं अपनी पासबुक ओपन करता हूं और मेरे पास एक कैशबुक भी है, कैशबुक में और पासबुक में अब क्या डिफरेंस होगा? आप ये देखिए, बैंक का में जो कस्टमर का अकाउंट है उसमें डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया गया है. सो बेसिकली आई हैव सोल्ड समथिंग टू माय कस्टमर एंड द कस्टमर हैज नॉट इन्फॉर्म्ड मी बट ही हैज पेड द मनी डायरेक्टली इनटू माय बैंक अकाउंट. उसने यूपीआई कर दिया, मुझे नहीं बताया. अब मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं है दैट आई हैव रिसीव्ड द मनी. सो इन माय कैशबुक द मनी इज नॉट देयर, बट इन माय बैंक द मनी इज देयर. So if I compare both the balances, I will find my cash book balance is less and bank book balance is higher. So it will show a higher passbook balance than cash book, or it will show a lesser passbook balance than cash book, or it will show no difference. Obviously it will show a higher passbook balance than your cash book. कैश बुक में बैलेंस कम होगा, पासबुक में बैलेंस ज्यादा होगा. क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्रेडिट सेल ऑफ एक्स टू सुरेश इज पोस्टेड टू हिज क्रेडिट, देन रेक्टिफिकेशन इज व्हाट? I have done a sale of X to Suresh and this has been a credit sale. So what is the entry that I have to make? I have to make an entry of debiting the Suresh account by X amount and sales account will be credited by X amount. The mistake I have done is that this X should have been debited to Suresh account but it has been credited. जो सुरेश का लेजर अकाउंट है उसमें एंट्री क्या होनी चाहिए थी? The entry on the Suresh account should have been on this side, but basically I have made the entry on this side erroneously. Now if I want to rectify this, again वही same case जो भी हमने एक क्वेश्चन पहले देखा था, that now if I want this credit balance to be there on the debit balance, मुझे यहाँ पर 2x डालना पड़ेगा क्योंकि ये तो बैलेंस यहाँ पर है नहीं. The credit balance is there, but I want X balance on the debit side, so I will debit by 2x ताकि जो बैलेंस फाइनली बचे वो यहाँ पर X में दिखाई दे डेबिट साइड में. So I will debit the Suresh account by extent of 2x. The correct answer will be option number C. Debit the Suresh to the extent of 2x. Clear? Next question number 21st. Freight expenses for carrying machinery is carried to the travel account. Then rectification in trial balance is what? हुआ क्या है यहाँ पर? Machinery, I ordered a machinery. There are some freight expenses or we can call it transportation expenses. वो मशीन को मेरे वर्क प्लेस तक, मेरी फैक्ट्री तक आने में जितना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा, वो खर्चा, वो कॉस्ट एज पर द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, these costs they should be allocated to the cost of machinery. So let us say I very bad example, I order a coffee machine and this coffee machine, let us say it costs me 10,000 rupees. Right now this cost of this coffee machine has to be transported from, let us say, a far off city to my place, my office, and this transportation cost is, let us say, 1,000 rupees. So मेरे लिए उस कॉफी की कीमत, उस कॉफी मेकर की कीमत कितनी हो गई? Not 10,000, it will be 11,000. This is what our accounting standard tell us, that whatever cost we incur in order to make a machinery functional, that entire cost will be allocated to the cost of the machinery. It will include the machinery's actual cost, the cost of transportation for the machinery, the cost for installation of the machinery. उस मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए अगर आपको कोई इंप्लॉय लाना पड़ा जो सिर्फ उस मशीनरी को इंस्टॉल करने आया है, तो उसको जितना आप वेजेस देंगे वो भी उसके अंदर इंक्लूड होता है. ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ क्या हुआ है? दिस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैज बीन कैरिड टू अ ट्रैवल अकाउंट. ट्रैवल के लिए अलग से कोई अकाउंट बना होगा, उसमें डाल दिया गया. अब यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए था. दिस कॉस्ट शुड हैव बीन डेबिटेड टू द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी. तो अब आप यहां पर क्या करोगे? आपको ये जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन का, इसको ट्रैवल अकाउंट से मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करना है. सो इन एनी काइंड ऑफ एंट्री नाउ वी आर श्योर दैट द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड विल बी मशीनरी अकाउंट एंड ट्रैवल अकाउंट. ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. डेबिट मशीनरी एंड क्रेडिट ट्रैवल, और क्रेडिट मशीनरी एंड डेबिट ट्रैवल. ऑप्शन नंबर सी इज क्रेडिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड डेबिट ट्रैवल. ऑप्शन नंबर डी इज डेबिट प्रॉफिट लॉस एंड क्रेडिट ट्रैवल. तो ऑप्शन सी एंड डी आर एलिमिनेटेड. व्हाई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहां पर कोई काम नहीं है. There's nothing to do with profit and loss account currently. In profit and loss account, we basically record all our expenditures and all our incomes. Here we are not doing that. We are only transferring the amount of freight expense from travel to the machinery account. अब यहाँ पर ट्रैवल अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है. हमने जो मशीनरी अकाउंट है, मशीनरी की कॉस्ट के अंदर
ये जो आपका कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन का, दिस शुड हैव बीन डेबिटेड. सो इफ आई हैव टू डेबिट द मशीनरी, आई विल हैव टू क्रेडिट द ट्रैवल अकाउंट. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, डेबिट द मशीनरी अकाउंट एंड क्रेडिट द ट्रैवल अकाउंट. क्योंकि ट्रैवल अकाउंट क्या है, एक एक्सपेंस है. मैंने ओरिजिनल एंट्री क्या बना दी होगी, मैंने गलती से ट्रैवल अकाउंट को डेबिट कर दिया, और जो मेरा कैश है, जो कैश गया होगा, कैश मैंने पे किया होगा, उस कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया. एंट्री होनी क्या चाहिए थी, मेरा मशीन अकाउंट जो है वो डेबिट होना चाहिए था एंड कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था. So if I want to correct this entry, obviously I can credit travel account and debit machinery account. So this balance will transfer. Travel account से balance हट जाएगा क्योंकि वहां पर equivalent credit हो गया और machine account में वो balance चला जाएगा. Clear हो गया? Now question number 22nd. Goods worth X sold to Vijay was entered in purchase account. The rectification is what? Goods amounting to X rupees, they were sold to Vijay. Now the entry should have been कि गुड्स तो हमने सेल कर दिए. अब मान लीजिए मैंने सेल कर दिए हैं एंड दिस सेल हैज बीन मेड ऑन क्रेडिट. तो सेल्स ओरिजिनल एंट्री, करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन विजय अकाउंट should have been debited and sales account should have been credited. Whenever there is a sale made, sales account is credited. ये आपको याद रखना है, सेल्स क्या है, एक इनकम है. जब भी आपके पास इनकम आती है, you credit the income account. So Vijay account has been debited and sales account has been credited. This should be the correct entry. But what I have done wrong is दिस गुड्स दे वर एंटर्ड इन द परचेज अकाउंट. ये हमारे सेल्स अकाउंट के अंदर जाने चाहिए थे, लेकिन मैंने इनको परचेज अकाउंट के अंदर डाल दिया है. अब मेरा एंट्री क्या बन गया, मैंने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया एंड शायद मैंने विजय का जो अकाउंट है इसे क्रेडिट कर दिया. So now this wrong entry has been made and this entry has to be corrected, right? So now what we will do, credit purchases and credit sales to the extent of X each and debit Vijay. Debit purchases and debit sales to the extent of X each and credit Vijay. Credit sales to the extent of 2x or credit purchases to the extent of 2x. In order to find out the answer to this question, you need to know how will you transform this entry into this entry. क्या क्या करना है यहां पर हमें सबसे पहले परचेज अकाउंट में एक बैलेंस डाल दिया था डेबिट का, अमाउंट इज x. This debit balance of X in purchase account should not have been there. This debit should have been going to Vijay's account. ठीक है, ये डेबिट बैलेंस हटाने के लिए परचेज अकाउंट से मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा. सिंपल सा तरीका है. आई एम टेकिंग मोर टाइम. यू सम ऑफ यू हु माइट नो द आंसर, you might feel that I am taking too much time and explaining every little bit of detail, but this is for those people who are not that comfortable with making journal entries and are not comfortable answering such kinds of applied questions. So if you feel like you already know the answer, you can skip a few seconds ahead and you can move ahead to the next question. But for those who are not, let me explain it to you very briefly. Purchase account debit हो चुका है, इसको डेबिट नहीं होना चाहिए था. सो ये डेबिट बैलेंस खत्म करने के लिए मुझे इसको क्रेडिट करना पड़ेगा बाई एक्स अमाउंट. तो ये मुझे पता चल गया कि वट एवर रेक्टिफिकेशन आई हैव टू डू, आई हैव टू क्रेडिट दिस परचेज अकाउंट. क्लियर, वन थिंग आई हैव टू डू. नेक्स्ट, सेल्स अकाउंट, देयर शुड हैव बीन अ क्रेडिट बैलेंस, बट मेरी एंट्री के अंदर कोई मैंने क्रेडिट किया ही नहीं सेल्स अकाउंट में. सो आई वांट अ क्रेडिट बैलेंस इन द सेल्स अकाउंट. सो अगेन आई विल हैव टू क्रेडिट द सेल्स अकाउnt. I know one credit to the purchase account, one credit to the sales account. One more error I have done. What I have done is Vijay account has been credited, instead it should have been debited. विजय में x क्रेडिट कर दिया लेकिन ये डेबिट होना चाहिए था. तो अब इसको सही करने के लिए मैं क्या करूंगा, आई हैव टू डेबिट इट बाय 2x. इफ आई डेबिट इट बाय 2x, दिस x क्रेडिट विल बी नलिफाइड एंड x जो आपका बच गया वो आपका डेबिट बैलेंस में दिखाई देने लगेगा. सो नाउ आई नो I have to credit X on purchase account, I have to credit X on sales account, and I have to debit 2x on the Vijay account. So my entry rectification will be what? Vijay account debit by 2x and sales account credit by X and to purchase account credit by X. So credit purchase and credit sales to the extent of X each and debit Vijay. This should be the correct answer, option number. Clear? Next up, let us move ahead to question number 23rd. Which of the following will not affect ट्रायल बैलेंस? इसमें से क्या ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट नहीं करेगा? इसके लिए हम पहले से रिवाइज कर लेते हैं. व्हाट आर द थिंग्स दैट अफेक्ट आवर ट्रायल बैलेंस? आवर ट्रायल बैलेंस इज इम्पैक्टेड बाय एरर्स ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल, commission, where there is an arithmetic error in recording. Has been some undercasting or overcasting of balances or recording of entries. Next, errors of partial omission.
एंट्री का एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर लिया, दूसरा एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं किया, क्रेडिट रिकॉर्ड कर लिया, डेबिट रिकॉर्ड नहीं किया, या डेबिट रिकॉर्ड कर लिया, क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं किया, देन ऑल्सो इट विल बी रिफ्लेक्टिंग इन द ट्रायल बैलेंस. व्हाट आर द एरर्स विच आर नॉट डिटेक्टेड ऑन ट्रायल बैलेंस? क्या नहीं डिटेक्ट होता है? कंप्लीट ओमिशन. पूरी ही एंट्री मिस कर दिया तो वो ट्रायल बैलेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. एरर्स ऑफ प्रिंसिपल. Errors of principle basically are errors of certain rules and regulations which cannot be directly found in the trial balance. These are not arithmetic errors, right? ये भी आपसे trial balance में डिटेक्ट नहीं होगा. इसके अलावा there might be certain errors which are known as errors of compensating errors. These errors basically nullify the impact of each other. They might be errors of commission or they might be errors of complete or partial omission. बट इनसे जो भी इंपैक्ट आ रहा है आपके ट्रायल बैलेंस में वो कोई दूसरा एरर जो है उसकी वजह से रिकॉम्पनसेट हो जा रहा है, तो ये आपके कॉम्पनसेटिंग एरर्स होते हैं. यहां पर देखते हैं कौन सा एरर्स विल नॉट इफेक्ट. सो विल फाइंड आउट विच ऑफ द एरर इज आइदर अ कंप्लीट ओमिशन और एन एरर ऑफ प्रिंसिपल और एन एरर ऑफ कंपनसेशन. नाउ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट नॉट रजिस्टर्ड इन बुक्स. गुड्स क्रेडिट में सेल कर दिए लेकिन उसको बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया. नाउ दिस इज कंप्लीट ओमिशन, राइट? आगे भी ऑप्शंस देख लेते हैं. ओवरस्टेटिंग ऑफ सेल्स रजिस्टर. सेल्स रजिस्टर को ओवरस्टेट किया, सेल्स जितनी हुई उससे ज्यादा सेल दिखा दी. दिस इज एरर ऑफ कमीशन. रेंट अकाउंट क्रेडिटेड इंस्टेड ऑफ डेबिट. रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया डेबिट करने की जगह. अब यहां पर क्या हो रहा है? एरर जो आपका रेंट अकाउंट है इसमें डेबिट जाना चाहिए था लेकिन वो क्रेडिट चला गया है. दिस इज एन एरर ऑफ अगेन कमीशन. सैलरी डेबिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हाफ द अमाउंट. अगेन दिस इज एन एरर ऑफ कमीशन. So now only one error is error of complete omission which will not be affecting the trial balance and that is option number A. बाकी तीनों B, C, D ऑप्शन के अंदर जो भी आपसे एरर हुआ है वो आपके ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट करेगा. आपका ऑप्शन नंबर बी ओवरस्टेटिंग ऑफ सेल्स रजिस्टर, इससे आपका जो सेल्स का बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, वो आपको एक्चुअल से ज्यादा दिखाई देगा. ठीक है, और आपके बाकी सभी अकाउंट से आपका क्रेडिट बैलेंस मैच नहीं करेगा, आपका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा निकल कर आएगा ओवरऑल. रेंट अकाउंट क्रेडिटेड इंस्टेड ऑफ डेबिट, अगेन दिस विल रिजल्ट इन हायर क्रेडिट बैलेंस देन डेबिट बैलेंस. सैलरी डेबिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हाफ अमाउंट, इससे आपका अगेन क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आएगा क्योंकि आपकी सैलरी कम डेबिट हुई है तो क्रेडिट बैलेंस आपको ज्यादा दिखाई देगा. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24. In which one of the following methods of calculating depreciation the amount of depreciation depends on the volume of production? Obviously simple answer है units of production method में depending upon the volume of production your depreciation is recorded. तो आपका कोई भी इक्विपमेंट मशीनरी कितना यूज होता है, कितना ज्यादा यूज होता है, कितनी प्रोडक्शन करता है, उसके बेसिस के ऊपर उसकी वैल्यू के अंदर जो आपका डेप्रिसिएशन है वो किया जाता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25. A fixed percentage is charged as depreciation on the diminishing value of the asset each year during the useful life of the asset under what? A fixed percentage is charged on the diminishing value of the asset. So asset की वैल्यू डेप्रिशिएट होने के बाद जितनी बची है उसका फिक्स परसेंटेज हम हर साल चार्ज करेंगे. अगर हमने मान लिया है कि 10% ऑफ द डिमिनिश्ड और द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट वी विल चार्ज. सो फर्स्ट ईयर में अगर एसेट का जो प्राइस है वो 10 लाख है तो फर्स्ट ईयर में हम उसका 10% जो है डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, यानी कि 1 लाख रुपए हम उसका चार्ज करके 9 लाख रुपए उसकी वैल्यू नेक्स्ट ईयर में लेकर जाएंगे. नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू कितनी अच्छी? 9 लाख, बट द परसेंटेज इज स्टिल फिक्स्ड ऑफ 10%. so now we will subtract 90,000 from this 9 lakh rupees and third year, going into the third year, the value of the asset will be 8.1 lakh. Right? So the correct answer of this particular method is your written down value method. ठीक है, written down value on the diminishing value of the asset each year during the useful life of the asset. Correct answer will be written down value method. Straight line method में क्या होता है? There is a fixed amount every year irrespective of the diminishing value. डिमिनिशिंग वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर. अगर हमने बोला कि हर साल 10,000 रुपए डेप्रिशिएट करना है तो हर साल 10,000 रुपए ही डेप्रिशिएट होंगे. इन सिमिलर केस इफ आई से एवरी ईयर 1 लाख विल बी डेप्रिशिएटेड, सो फर्स्ट ईयर 1 lakh is depreciated, remaining value is 9 lakh for the second year. Again 1 lakh is depreciated, 8 lakh is the value for the third year. तो इसलिए हर साल आपका फिक्स्ड अमाउंट अगर रिड्यूस होता है तो वो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है. रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अंदर आपका जो डिमिनिशिंग वैल्यू है उसका एक फिक्स परसेंटेज हम हर साल जो है चार्ज करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? क्या यहां पर गलत है? Depreciation is an expense charged to the profit loss account. Yes, this is absolutely correct. In profit loss account, we show depreciation as an expense. Clear? Depreciation is not a part of the operating cost. Depreciation operating cost का part नहीं है. ये बात जो है वो भी आपकी बिल्कुल गलत है. It is a part of the operating cost. Depreciation is a non-cash expense or you can say non-cash operating expense.
क्यों होता है डेप्रिसिएशन? ये ऑपरेशंस की वजह से तो हो रहा है, बिकॉज वी आर यूजिंग द मशीनरी, वी आर डिराइविंग सम इकोनॉमिक वैल्यू आउट ऑफ इट, देयरफॉर इट इज डेप्रिशिएटेड, राइट? All assets are not depreciated necessarily at the same rate. This is obviously true कि सारे assets को same rate पे depreciate नहीं करते. It only depends upon the type of the asset and the type of the usage of that asset, that how we will depreciate it. Depreciation is like an insurance expense. ये depreciation एक तरीके का इंश्योरेंस एक्सपेंस इसलिए होता है, हम इसलिए इसको बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस की हम एक्सपेंडिचर क्यों देते हैं? बिकॉज वी वांट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर व्हेन वी विल हैव टू मेक अवे विद एन एसेट. तो यहां भी हम किसी एसेट का डेप्रिसिएशन इसलिए करते जाते हैं ताकि हमें पता रहे कि फ्यूचर में दिस एसेट हैज दिस मच ऑफ अ लाइफ एंड वंस दिस एसेट इज डेप्रिशिएटेड फुली वी विल हैव टू रिप्लेस द एसेट. ठीक है, तो यहां पर हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आंसर यहां पर क्या बनेगा? डेप्रिसिएशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग कॉस्ट, बिकॉज दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. इट इज अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग कॉस्ट, इट इज अ नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस. क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27. Depreciation shrinks the dash. It shrinks the scrap value of the asset, the market value of the asset, the residual value of the asset, or the book value of the asset. The correct answer is the depreciation. It will basically shrink the book value of the asset. जो हमारी बुक के अंदर हमने एसेट का प्राइस रिकॉर्ड कर रखा है वो कम होता जाएगा. स्क्रैप वैल्यू चेंज नहीं होगी. स्क्रैप वैल्यू पूरा डेप्रिसिएशन यानी कि यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद जो कॉस्ट बचती है उस एसेट की वो उसका स्क्रैप वैल्यू होता है. इसी को रेजिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं. मार्केट वैल्यू तो मार्केट पे डिपेंड करती है, डिपेंडिंग अपॉन द सप्लाई एंड डिमांड इन द मार्केट. दैट हैज नथिंग टू डू विद डेप्रिसिएशन. बुक वैल्यू जो आपके एसेट की है वो डेप्रिसिएशन के साथ कम होती है. क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया AS 10 एंड इंड AS 16 इंड AS 16 रिकॉग्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन. तो हमारे जो AS 10 यानी कि ओल्डर सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स में जो AS 10 था और न्यू स्टैंडर्ड्स में इंडिया 16 है, विच आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट PPE और द रूल्स और द स्टैंडर्ड्स फॉर डेप्रिसिएशन. दे आइडेंटिफाई 3 मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन. स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस और डिमिनिशिंग वैल्यू जिसको हम रिटन डाउन वैल्यू भी कहते हैं, एंड योर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन. ऑल ऑफ देम दे आर रिकॉग्नाइज्ड इन दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. यहां पर सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड है एक. This method is also given there in your book, but this is one method which is not recognized by the accounting standards and therefore not frequently used by the companies or corporates in our country, right? So my dear friends, this is the conclusion of the first video or the first part of the module A MCQ discussion. एंड इस डिस्कशन के बाद मुझे उम्मीद है कि जो हमारे डेप्रिसिएशन तक के चैप्टर्स हैं इनसे जुड़ी हुई आपकी कुछ रिवीजन जो है वो ज़रूर हुई होगी. बहुत ही बेसिक सिंपल से क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर दिए गए थे, लेकिन अच्छी बात क्या है कि आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन आधे आधे नंबर के आते हैं और इन क्वेश्चंस को अगर आप आंसर कर सकते हो तो आपका एक बहुत अच्छा जो बैलेंस है मार्क्स का वो आपका ऑलरेडी वहां पर बन जाता है और आपको 50 का थ्रेशोल्ड पार करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, राइट? सो this is the conclusion of this particular video. Again, before concluding, I'm reminding you that this brilliant course is there for all of you to avail. And if you want to explore this course, please go to the description box given below and you can check out the link there. And if you like the course, if you like the quality, like the deliverables, like the content, and like the support that we provide to our students, then please, we will be very happy that you join our course. But before doing that, make sure you use the code JAB75, JAIIB75. ये कोड जरूर यूज करिएगा in order to avail the 75% flat discount on our course prices. So that is it that I had to share with you in this particular video. Next video में हम next weekend में दोबारा आपसे मिलेंगे और वहां पर मॉड्यूल A का जो पार्ट 2 है उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और मॉड्यूल A को वहां पर हम लोग कंप्लीट करेंगे. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. जय हिंद एंड जय भारत.